ऑल यू ऑल आर वेलकम इन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस क्लास से हम शुरू करने वाले हैं 300 MCQs रिवीजन सीरीज़ फॉर अपकमिंग एग्जाम्स ऑफ रेडियोग्राफर। ठीक है, रेडियोग्राफर के जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सब के प्रिपरेशन के लिए 300 MCQs की रिवीजन सीरीज़ है, जो कि फ्रॉम ईजी टू मॉडरेट टू हार्ड MCQs की तरफ चलते जाएंगे। ठीक है, ये 300 MCQs का पर्पस है कि आपका जो ओवरऑल सिलेबस है उसका रिवीजन करवाना। एक क्लास में हम 50 MCQs सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से आपकी 6 क्लास में ये 300 MCQs की जो रिवीजन सीरीज़ है वो कंप्लीट होगी। तो आज हम इसका पार्ट 1 शुरू करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये शुरू करने से पहले मैं जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, फिर चाहे वो स्टेट का हो या सेंट्रल का, वो बिल्कुल एस्पायरेंट्स के कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि आपको अवेलेबल है बहुत ही मिनिमल प्राइजेस में, दैट इज़ ओनली 399, जिस पे भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे रहा है। बेनिफिट ये है कि फर्स्ट 7 डेज़ के लिए ये जो कोर्स है वो बिल्कुल फ्री रहने वाला है, और उसके बाद भी अगर आप बाय करते हो कोर्स को तो ये आपको 399 में नहीं मिलके 10% ऑफ में मिलेगा जब आप प्रोमो कोड लगाओगे रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन प्रोमो कोड लगाने पे इसमें आपको 399 में भी 10% ऑफ मिलने वाला है, और ये इतनी कम प्राइस में आपको ये पूरा कंटेंट अवेलेबल कर रहा है। तो बिल्कुल भी बिना सोचे अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन बनाने के लिए, परफेक्ट सी बनाने के लिए, क्योंकि देखो पर्टिकुलर हर एग्ज़ाम के लिए इन्होंने अलग से टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल करवाई है, और इसी के साथ PDF वगैरह भी अवेलेबल है। ठीक है, तो जल्दी से आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ एक्स रे प्रोडक्शन इन अ डायग्नोस्टिक ट्यूब इज़ अप्रॉक्सीमेटली। जैसा कि रिवीजन सीरीज़ है तो बिल्कुल ईजी इस क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे इस वीडियो में, मतलब हर टाइप के, मतलब सारे क्वेश्चंस जो कि आपके रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला है हमारा, द एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन इन अ डायग्नोस्टिक ट्यूब इज़ अप्रॉक्सीमेटली। डायग्नोस्टिक ट्यूब में एक्सरे प्रोडक्शन जो की एफिशिएंसी है वो कितनी होती है? अप्रॉक्सीमेटली 0.1%, 1%, 10% या फिर 50%। तो अगर हम बात करें अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, तो एक्सरे ट्यूब की एफिशिएंसी रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि काइनेटिक एनर्जी, एफिशिएंसी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन मतलब कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्सरेज में कन्वर्ट हो रही है। तो डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब्स की अगर मैं बात करूँ तो जो 99% एनर्जी है वो तो हीट में कन्वर्ट होती है, और 1% और लेस, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 90 है, और 1% या फिर इससे भी कम किस में कन्वर्ट होती है? एक्सरेज में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 1%। तो फॉर मोस्ट डायग्नोस्टिक ट्यूब जो कि 70 to 100 kVp के बीच में ऑपरेट हो रही है, उनकी एफिशिएंसी अबाउट 0.1 to 1% रहती है, बट टिपिकली 0.1%, मोस्टली 1% के सराउंडिंग में ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द लाइन फोकस प्रिंसिपल इज़ यूज्ड इन एक्सरे ट्यूब्स टू। एक्सरे ट्यूब के अंदर जो हम लाइन फोकस प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं? हीट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज को कम करने के लिए, बीम एनर्जी को बढ़ाने के लिए, या फिर स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ लाइन फोकस प्रिंसिपल की, जो कि क्या यूज़ करता है? लाइन फोकस प्रिंसिपल विच यूजेस एन एंगल्ड एनोड टारगेट, जो कि एक एंगल्ड एनोड टारगेट यूज़ कर रहा है। तो ये क्या बता, ये जो एंगल्ड एनोड टारगेट है, दिस क्रिएट लार्ज एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज, मतलब एक्चुअल फोकल स्पॉट की साइज तो कैसी रहेगी? लार्ज, जिससे क्या होगा? बेटर हीट डिसिपेशन, ठीक है, और स्मॉल कर देता है अफेक्टिव फोकल स्पॉट की साइज को, जिससे क्या बेनिफिट होगा हमें? कि जो इमेज है वो हमें शार्पर मिलेगी। ठीक है, यही होता है भाई, यही पढ़ते हैं हम लाइन फोकस प्रिंसिपल में, कि जो अफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज है इज़ स्मॉलर देन एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज। तो जो लार्जर एक्चुअल फोकल स्पॉट साइज है विच प्रोवाइड्स अस बेटर हीट डिसिपेशन एंड स्मॉल अफेक्टिव फोकल साइज, जो कि शार्पर इमेज प्रोवाइड करेगा। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? द लाइन फोकस प्रिंसिपल
इन यूज्ड इन एक्सरे ट्यूब इज़ टू रिड्यूस अफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज। बिल्कुल ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर मैंने बता दिया भाई जो जो रिलेटेड था लाइन फोकस प्रिंसिपल से, तो लाइन फोकस प्रिंसिपल यही करता है कि अफेक्टिव फोकल स्पॉट की साइज को रिड्यूस करेगा। स्मॉल अफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज हमें क्या क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, दैट इज शार्पर इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द इंटरेक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर हाई इमेज कॉन्ट्रास्ट इन बोन रेडियोग्राफी इज, इनमें से कौन सा इंटरेक्शन है जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा बोन की रेडियोग्राफी में, मतलब बोन के एक्सरेज में हाई इमेज कॉन्ट्रास्ट के लिए? कॉम्पटन स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन या फिर कोहेरेंट स्कैटरिंग? तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट तब होता है जब एक्सरे फोटोन कम्प्लीटली एब्सॉर्ब्ड हो गया है बाय एन इनर्शियल इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इंटरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? हाईली एटॉमिक नंबर एंड फोटोन एनर्जी। ठीक है, अफेक्टिव नंबर और फोटोन एनर्जी पे डिपेंड करता है। बोन के पास क्या, बोन का क्या है? हाई एटॉमिक नंबर है। ठीक है, बोन का हाई एटॉमिक नंबर है, जैसे कैल्शियम, तो मोर फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन होगा, बोन एब्जॉर्ब मोर एक्सरे, अपेयर वाइट, सॉफ्ट टिश्यू अपेयर ग्रे। तो ये हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस प्रोड्यूस करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर हैज़ द ग्रेटेस्ट अफेक्ट ऑन रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट? रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट में कौन से फैक्टर का सबसे ज़्यादा अफेक्ट है? एम ए, के वी पी, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस या फिर एक्सपोजर टाइम? तो बिल्कुल के वी पी, किलो वोल्टेज पीक, ये डिटरमाइन करता है बीम पेनिट्रेशन एंड कॉन्ट्रास्ट। बीम पेनिट्रेशन एंड कॉन्ट्रास्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा अगर के वी पी लो होगा, लो के वी पी, हाई कॉन्ट्रास्ट एंड हाई के वी पी, लो कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, बाकी फैक्टर्स भी हम देख लेते हैं। एम ए की अगर मैं बात करूं तो एम ए तो अफेक्ट करेगा क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन को, के वी पी क्वालिटी, बीम पेनिट्रेशन एंड कॉन्ट्रास्ट। सोर्स टू इमेज डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इट अफेक्ट्स मैग्निफिकेशन एंड इंटेंसिटी, ना कि कॉन्ट्रास्ट। एक्सपोजर टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ये मोशन, ब्लर और एक्सपोजर की क्वांटिटी को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिटी इमेजिंग एयर हैज़ अ हॉर्न्सफील्ड यूनिट वैल्यू ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। सिटी इमेजिंग के अंदर एयर की हॉर्न्सफील्ड यूनिट अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है? अगर मैं बात करूँ एयर की हॉर्न्सफील्ड यूनिट की, तो एयर की कितनी होती है? -1000। ठीक है, -500 अप्रॉक्स लंग की हो जाती है, फैट की हो जाती है -100 अप्रॉक्स, और वाटर की हो जाती है 0, और बोन की हो जाती है +1000 टू +3000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर यूज्ड इन मॉडर्न सिटी स्कैनर इज, मोस्ट कॉमन डिटेक्टर कौन सा है जो कि हम मॉडर्न सिटी स्कैनर में यूज़ करते हैं? तो अगर मैं बात करूँ मॉडर्न सिटी स्कैनर की, तो मॉडर्न सिटी स्कैनर यूज़ करते हैं सॉलिड स्टेट सिंटिलेशन डिटेक्टर्स। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा भाई? एक्सरे सिंटिलेशन क्रिस्टल पे गए, लाइट प्रोड्यूस हुई, लाइट, देन फोटोडायोड और फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इसके अलावा ये कॉमन क्रिस्टल्स जो कि हम यूज़ करते हैं वो कैडमियम टंगस्टेट या फिर गैडोलिनियम ऑक्सीसल्फाइड यूज़ कर लेते हैं। एडवांटेज क्या हो जाता है इनको यूज़ करने का कि एफिशिएंसी हाई मिलती है, रेस्पॉन्स फास्टर मिलेगा हमें, और नॉइज़ बहुत कम होता है। गैस आयनाइजेशन डिटेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो हम इसको सिर्फ 3rd जनरेशन सिटी स्कैनर तक यूज़ कर रहे थे। फोटोडायोड डिटेक्टर क्या करता है? डिटेक्ट कर लेगा लाइट को, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिंटिलेशन सिस्टम। सेमीकंडक्टर डिटेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये कुछ स्पेशलाइज सिस्टम में ही यूज़ होता है, बट नॉट इन टिपिकल सिटी की डिटेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैग्नेट स्ट्रेंथ कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल एमआरआई स्कैनर्स इज। ठीक है, क्लिनिकल एमआरआई स्कैनर में हम कॉमनली कितने मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हम प्रेफर करते हैं क्लिनिकल एमआरआई में? 0.1 टेस्ला, 0.5, 1.5 या 10 टेस्ला? तो कॉमनली की अगर हम बात करें तो कॉमनली 1.5 टेस्ला इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्लिनिकल एमआरआई स्ट्रेंथ। ठीक है, मोस्ट वाइडली यूज्ड कितनी? 1.5 टेस्ला, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ मोशन आर्टिफैक्ट इन एमआरआई। एमआरआई के अंदर मोशन आर्टिफैक्ट का मेन कोज क्या है? सबसे
मेन रीज़न क्या है? पेशेंट मूवमेंट, मैग्नेटिक फील्ड इनहोमोजेनिटी, आरएफ कॉइल फेलियर या फिर ग्रेडियंट मेल फंक्शन। तो अगर मैं बात करूँ मोशन आर्टिफैक्ट का मेन कोज, तो एमआरआई जो स्कैन है अगर उसने लॉन्गर एक्विजिशन टाइम ले लिया सो मोशन कॉज आर्टिफैक्ट। ठीक है, तो जो पेशेंट का मूवमेंट है, इट इज़ अ मेन कॉज ऑफ मोशन आर्टिफैक्ट, जिसकी वजह से घोस्टिंग या फिर ब्लरिंग आर्टिफैक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अल्ट्रासाउंड एटीन्यूएशन इंक्रीजेज विथ। अल्ट्रासाउंड के अंदर एटीन्यूएशन कैसे बढ़ेगा? लो फ्रिक्वेंसी कम करने से, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करने से, इंटेंसिटी कम करने से, या वेवलेंथ बढ़ाने से। तो एटीन्यूएशन का मतलब क्या हो गया? एटीन्यूएशन मीन्स लॉस ऑफ अल्ट्रासाउंड टिश्यू एज इट ट्रेवल्स, लॉस ऑफ अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी एज इट ट्रेवल्स थ्रू टिश्यू। ठीक है, तो जो अल्ट्रासाउंड इंटेंसिटी का लॉस है वो किसके घटने या किसके बढ़ने से बढ़ेगा? कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा? तो एटीन्यूएशन इंक्रीजेज विथ, एटीन्यूएशन किसके बढ़ने से बढ़ता है? फ्रीक्वेंसी और डिस्टेंस, टिश्यू डेंसिटी। ठीक है, देन एटीन्यूएशन विल बी इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हायर फ्रिक्वेंसी। हाई फ्रिक्वेंसी है तो बेटर रिजोल्यूशन होगा बट लेस पेनिट्रेशन। ये याद रखना है, पेनिट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी फ्रिक्वेंसी। सुपरफिशियल ऑर्गन के लिए हम हाई फ्रिक्वेंसी यूज़ करेंगे, डीपर ऑर्गन्स के लिए हम लो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वर्स स्क्वायर लॉ स्टेट्स दैट द रेडिएशन इंटेंसिटी इज। इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है कि जो रेडिएशन इंटेंसिटी है उसका डिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या बोलता है? दैट इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कि अगर हम डिस्टेंस को डबल करेंगे तो देन इंटेंसिटी विल बी 1/4। and this law is important for radiation protection and exposure calculations too. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्कैटर रेडिएशन इन डायग्नोस्टिक इमेजिंग। डायग्नोस्टिक इमेजिंग के अंदर स्कैटर रेडिएशन का प्राइमरी सोर्स क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इंटरेक्शन, पेयर प्रोडक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। स्कैटर रेडिएशन का प्राइमरी सोर्स पूछा है। तो डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की में अगर मैं बात करूँ, जिसके अंदर हम 30 to 150 किलो इलेक्ट्रॉन वो रेंज की एनर्जी यूज़ करते हैं, तो एक्सरेज इंटरेक्ट्स विथ मैटर मेनली थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो अमॉन्ग दिस जो कॉम्पटन इंटरेक्शन है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ स्कैटर रेडिएशन। क्या होता है भाई, एक इंसिडेंट एक्सरे फोटोन आया, उसने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड किया। अब इस फोटोन ने कुछ एनर्जी लॉस करी, द फोटोन ने चेंज करी डायरेक्शन एंड बिकम्स स्कैटर रेडिएशन। तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसको हमने क्या बोल दिया? कॉम्पटन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये कॉम्पटन स्कैटरिंग के कारण क्या हो गया? इसने स्कैटर रेडिएशन किया। ठीक है, इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्कैटर रेडिएशन, स्कैटरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये। तो इसने इमेज कॉन्ट्रास्ट को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, रेडिएशन एक्सपोजर जो स्टाफ को लग रहा है वो बढ़ाया, और इमेज फॉग भी प्रोड्यूस किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो रेडियोग्राफी के अंदर अगर मैं बात करूँ स्कैटर रेडिएशन के मेन कोज की, तो दैट इज़ कॉम्पटन इंटरेक्शन। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ कॉलीमीटर इन रेडियोग्राफी इज टू। रेडियोग्राफी के अंदर कॉलीमीटर का फंक्शन क्या है? बीम एनर्जी बढ़ाएगा, और रिड्यूस पेशेंट डोज एंड स्कैटर, इंक्रीज एक्सपोजर टाइम, या फिर इंक्रीज फोकल स्पॉट साइज। तो अगर मैं बात करूँ द फंक्शन ऑफ कॉलीमीटर इन रेडियोग्राफी, कॉलीमीटर का क्या फंक्शन है रेडियोग्राफी के अंदर? तो बीम एनर्जी बढ़ाएगा, रिड्यूस पेशेंट डोज एंड स्कैटर, इंक्रीज एक्सपोजर टाइम, या फिर इंक्रीज फोकल स्पॉट साइज। तो कॉलीमीटर वो डिवाइस है जिसको हम एक्सरे ट्यूब हाउसिंग पे लगाते हैं, जो कि साइज और शेप होगा एक्सरे बीम को, उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, इट इज़ अ बीम रिस्ट्रिक्टर डिवाइस। तो ये क्या करेगा? रिड्यूस पेशेंट डोज एंड स्कैटर, एक्सरे फील्ड साइज को लिमिट कर दिया, स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस कर दिया, इमेज कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव किया, और पेशेंट रेडिएशन डोज को भी रिड्यूस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम फिल्ट्रेशन रिक्वायर्ड इन डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब अबाउ 70 kVp। अबाउ 70 kVp पे जो डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब हम ऑपरेट कर रहे हैं उसको मिनिमम कितनी फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है?
0.5 mm एल्यूमिनियम, 1 mm एल्यूमिनियम, 2.5 mm एल्यूमिनियम या फिर 5 mm एल्यूमिनियम। फिल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इट रिमूव्स लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स दैट वुड बी एब्जॉर्ब बाय द पेशेंट विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इमेज। फिल्ट्रेशन क्या करता है कि उन लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स को रिमूव कर देता है जो कि एब्जॉर्ब हो, जो कि पेशेंट एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब इमेज को तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं जा रही, सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, ये लो एनर्जी एक्सरे फोटोन क्या कर रहे हैं, सिर्फ पेशेंट की डोज को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हम फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे जो कि स्लो एनर्जी एक्सरे फोटोन्स को रिमूव कर दे। तो दो टाइप के फिल्ट्रेशन हो जाते हैं, एक हो जाता है इनहेरेंट, एक हो जाता है एडेड। इनहेरेंट में हो जाती है, जैसे फिल्ट्रेशन का मतलब तो समझ में आ गया क्या है, लिखा नहीं मैंने बट पूरा बोल दिया, आप चाहे रिप्ले करके वापस सुन लेना। तो दो टाइप के फिल्ट्रेशन हो जाते हैं, इनहेरेंट और एडेड। इनहेरेंट में आ जाता है आपके जैसे जो ऑलरेडी डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब के अंदर इनबिल्ट है, जैसे ग्लास ट्यूब हो गया, इंसुलेटिंग ऑयल हो गया, ट्यूब विंडो हो गया, ठीक है। एडिड फिल्ट्रेशन में हम एल्यूमिनियम फ़िल्टर यूज़ करते हैं, जिसके बारे में ये पूछ रहा है कि अब कौन से कितने फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। तो देखो, अगर हम बात करें अबव 70 kVp पे, तो देखो अबव से हम पूरा देख लेते हैं। अगर लेस देन 50 kVp की हम बात करते हैं देन वी रिक्वायर 0.5 mm एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन, ठीक है। 50 to 70 की अगर हम बात कर लेते हैं जो कि नॉर्मल एक्सरे ट्यूब्स में हम करते हैं, तो दैट इज़ 1.5 mm एल्यूमिनियम। और अगर मैं बात करूँ अबव 70 kVp, एज द क्वेश्चन इज आस्किंग अस, दैट इज़ 2.5 mm एल्यूमिनियम फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन कौन सा है इनमें से ह्यूमन बॉडी का, ब्रेन, बोन, गॉनेट्स या मसल। तो अकॉर्डिंग टू लो ऑफ बर्गोनी एंड ट्रेम्बर्डर, सेल्स जो कि सबसे ज़्यादा रेडियो सेंसिटिव होगी, जो सबसे ज़्यादा डिवाइड कर रही है, लेस डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, गोनेट्स, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरीज। ये एक्सट्रीमली रेडियो सेंसिटिव है बिकॉज दे कंटेंट रिप्रोडक्टिव सेल। तो रेडिएशन डैमेज जो होगा इट मे कोज इनफर्टिलिटी एंड जेनेटिक म्यूटेशंस, ठीक है। ब्रेन तो एकदम इनमें से सबसे ज़्यादा रेडियो रेजिस्टेंट होगा। बोन इज ऑल्सो, बोन टिश्यू इज लेस सेंसिटिव देन बोन मैरो, ये याद रखना ना, बोन मैरो इज रेडियो सेंसिटिव मच, ठीक है। एंड मसल भी रेडियो रेजिस्टेंट ही होती है, लेकिन अगर मैं मसल और बोन में भी बात करूँ सबसे ज़्यादा रेडियो रेजिस्टेंट कौन है, तो इट इज़ ब्रेन, ठीक है। इट इज़ अ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स, सॉरी, हाँ मतलब हाईली डिफ्रेंशिएटेड, उल्टा बोल दिया मैंने, हाईली डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेडियोग्राफी इंक्रीजिंग सोर्स टू इमेज डिस्टेंस विल। अगर रेडियोग्राफी में मैं सोर्स टू इमेज डिस्टेंस बढ़ाती हूँ तो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन बढ़ेगा, मैग्नीफिकेशन घटेगा, डिस्टॉर्शन इंक्रीज़ होगा या स्कैटर इंक्रीज़ होगा। तो अगर मैं सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को इंक्रीज़ करती हूँ देन मैग्नीफिकेशन विल बी रिड्यूस, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस अपॉन सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एक्सरे बीम इफ़ अगर मैं सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को इंक्रीज़ करती हूँ देन एक्सरे बीम बिकम्स मोर पैरेलल, मैग्नीफिकेशन डिक्रीज, इमेज बिकम्स मोर एक्यूरेट। जैसे कि हम चेस्ट रेडियोग्राफी में 180 सेंटीमीटर का सोर्स टू इमेज डिस्टेंस यूज़ करते हैं हार्ट के मैग्नीफिकेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टिपिकल रोटेशन टाइम ऑफ सिटी स्कैनर इज अप्रॉक्सीमेटली। सिटी स्कैनर का टिपिकल रोटेशन टाइम कितना होता है, 0.3 to 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड या 30 सेकेंड। तो अगर मैं बात करूँ मॉडर्न सिटी स्कैनर की, तो जो टिपिकल रोटेशन टाइम है इट इज़ ओनली 0.3 to 1 सेकेंड, ठीक है। मॉडर्न सिटी स्कैनर हैव वेरी फास्ट गैनेटरी रोटेशन, तो इतना होता है रोटेशन टाइम। अब फास्ट रोटेशन से मोशन आर्टिफैक्ट रिड्यूस होगा, स्कैन टाइम कम लग रहा है, जो कि कार्डियक सिटी और ट्रोमा इमेजिंग के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो पहले की ओल्ड सिटी स्कैनर थी दैट वाज टू स्लो, फिर जनरेशन टू जैसे जनरेशन आती गई तो जनरेशन टू जनरेशन क्या हुआ, टाइम कम लगने लगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंग आर्टिफैक्ट इन सिटी इमेजेस इज मेनली ड्यू टू, जो रिंग आर्टिफैक्ट है विच अकर्स इन द थर्ड जनरेशन ऑफ सिटी स्कैनर, वो किस वजह से हो रहा है? डिटेक्टर फेलियर, पेशेंट मूवमेंट, ट्यूब ओवर हीटिंग या फिर बीम हार्डनिंग। तो अगर मैं अब बात करूँ रिंग आर्टिफैक्ट की, तो इट इज़ ड्यू टू द मिस कैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर, दैट इज डिटेक्टर फेलियर। तो मल्टीपल, इस सिटी स्कैनर के अंदर क्या हो रहा है कि मल्टीपल डिटेक्टर रोटेट कर रहे हैं अराउंड द पेशेंट। तो अगर एक भी डिटेक्टर बिल्कुल एक भी डिटेक्टर ख़राब हो गया, इफ़ इट विल बिकम फॉल्टी, तो इट रिकॉर्ड्स इनकरेक्ट डेटा। ठीक है, तो जब इमेज रिकन्स्ट्रक्ट होगी तो वो सर्कुलर रिंग्स क्रिएट करेगा इमेज के अंदर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिंग आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ MRI ओवर सिटी। क्या एडवांटेज है कि हम सिटी से ज़्यादा प्रेफर MRI को करें? फास्टर इमेजिंग, बेटर सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट, लोअर कॉस्ट या फिर बेटर बोन इमेजिंग। तो MRI मैग्नेटिक फील्ड यूज़ कर रहा है, ना कि रेडियो फ्रिक्वेंसी MRI मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ कर रहा है, ना कि एक्सरेज। ठीक है, एक तो ये एडवांटेज हुआ, लेकिन वो मुझे ऑप्शन में दिख नहीं रहा। फास्टर इमेजिंग, बेटर सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट, लोअर कॉस्ट या फिर बेटर बोन इमेजिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेटर सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट। फॉर सॉफ्ट टिश्यू कॉन्ट्रास्ट, फॉर इवेल्युएटिंग द सॉफ्ट टिश्यूज, MRI सुपीरियर देन CT स्कैन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन। अल्ट्रासाउंड के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है तब, कब हो रहा है? व्हेन अकॉस्टिक इम्पीडेंस डिफर्स बिटवीन टिश्यूज, फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीजेज या फिर बीम इंटेंसिटी डिक्रीजेज। तो अगर मैं बात करूँ अल्ट्रासाउंड के अंदर, तो अल्ट्रासाउंड के अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है एट टिश्यू बाउंड्रीज। ठीक है, टिश्यू की बाउंड्रीज पे हो रहा है, वेर अकॉस्टिक इम्पीडेंस डिफर, जब अकॉस्टिक इम्पीडेंस डिफर कर रहा है। ठीक है, एकॉस्टिक इम्पीडेंस क्या हो जाता है? जेड इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दैट्स वाई जेल इज यूज्ड इन अल्ट्रासाउंड टू रिमूव एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज। अगर मैं बात करूँ एब्जॉर्ब डोज की SI यूनिट की, एब्जॉर्ब डोज क्या हो जाता है? एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट मास। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? SI यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज इज ग्रे, एंड 1 ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल पर kg। और अगर मैं बात करूँ इसकी ओल्डर यूनिट की, देन इट वाज रे एंड 1 इट वाज रेड, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, एंड 1 ग्रे इज इक्वल टू 100 रेड। इट इज़ अ कन्वेंशनल यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्या हो जाती है? रेडियो एक्टिविटी होता क्या है? इट रेफर्स टू द रेट एट विच अनस्टेबल न्यूक्लियाई डिके एंड इमिट रेडिएशन। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाती है? बैक्यूरल। ठीक है, 1 बैक्यूरल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एंड ओल्डर यूनिट इज क्यूरी, and 1 QD is equal to 3.7 into 10 to power 10 disintegration per second। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्राइमरी रेडिएशन बीम कंसिस्ट ऑफ। जो प्राइमरी रेडिएशन बीम है वो किससे मिलके बनी हुई है? स्कैटर रेडिएशन, लीकेज रेडिएशन, यूजफुल एक्सरेज फ्रॉम टारगेट या फिर सेकेंडरी रेडिएशन। तो प्राइमरी जो रेडिएशन बीम है, प्राइमरी, ठीक है, तो इट इज़ कंसिस्ट ऑफ यूजफुल एक्सरेज फ्रॉम टारगेट। यूजफुल एक्सरेज का मतलब क्या हो गया? वो एक्सरेज जो कि पर्टिकुलर इमेज के फॉर्मेशन के लिए काम आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं एक्सरे इमेजिंग के अंदर रेडिएशन को डिवाइड करूं, ठीक है, रेडिएशन बीम को अगर मैं डिवाइड करूं, तो ये हो जाएगी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्कैटर रेडिएशन। तो प्राइमरी तो हो जाएगी दैट ट्रेवल डायरेक्टली फ्रॉम फोकल स्पॉट टू द पेशेंट, जो कि डायरेक्टली फोकल स्पॉट से पेशेंट में ट्रेवल कर रही है, डायरेक्टली इमेज फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेकेंडरी हो जाती है एक्सरेज प्रोड्यूस व्हेन एक्सरेज इंटरेक्ट विथ मैटर। जब एक्सरेज इंटरेक्ट कर रही है मैटर के साथ, मतलब भिड़ के और फिर वो आ रही है कहीं से, इंटरेक्शन के बाद आ रही है, डायरेक्टली नहीं आ रही है, ठीक है, इनडायरेक्टली आ रही है। और स्कैटर रेडिएशन क्या हो जाती है? जो कि इंटरेक्शन के बाद में डायरेक्शन को ही चेंज कर रही है। ठीक है, तो जो प्राइमरी रेडिएशन बीम है वो किससे कंसिस्ट होगा? यूजफुल एक्सरेज फ्रॉम टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MRI ग्रेडियंट कॉइल्स आर यूज टू। MRI के अंदर जो ग्रेडियंट कॉइल्स है वो क्या काम कर रहे हैं? RF पल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पेशल एनकोडिंग क्रिएट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, या फिर आर्टिफैक्ट रिड्यूस कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूँ ग्रेडियंट कॉइल्स की, तो MRI इमेजिंग के अंदर जो ग्रेडियंट कॉइल्स है वो क्या कर रहे हैं? इट इज़ यूज टू क्रिएट स्पेशल एनकोडिंग, XYZ ग्रेडियंट कॉइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज्ड इन MRI के अंदर हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ कर रहे हैं? तो वी यूज्ड गैडोलिनियम चिलेट एजेंट, दैट इज़ गैडोलिनियम DTPA। तो
तो गैडोलिनियम इज़ यूज इन MRI एज अ कॉन्ट्रास्ट एजेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉपलर अल्ट्रासाउंड इज मेनली यूज टू असेस. जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड हम कर रहे हैं वो किसकी इवैल्यूएशन के लिए कर रहे हैं? बोन डेंसिटी, ब्लड फ्लो, टिश्यू इलास्टिसिटी या ऑर्गन साइज. तो जो डॉपलर अल्ट्रासाउंड है इट मेजर मूवमेंट ऑफ ब्लड सेल्स यूजिंग द डॉपलर इफेक्ट. तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड इज मेनली यूज टू असेस ब्लड फ्लो. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट. आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है? माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन, रीनल फेलियर, कार्डियक अरेस्ट या फिर स्ट्रोक. तो मोस्ट कॉमन की बात कर रहा है. तो मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑफ आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट इज माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन. रीनल फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक की बात करूँ तो इट इज़ रेयर, इट इज़ नॉट मोस्ट कॉमन. नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल वर्क्स बाय. ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल कैसे काम कर रहा है? केवीपी को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके, रेडिएशन जो कि डिटेक्टर तक पहुंच रही है उसको मेज़र करके, एमए को बढ़ा के या फिर स्कैटर रिड्यूस करके. तो अगर मैं बात करूं ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल सिस्टम की तो इट एंश्योर्स कंसिस्टेंट इमेज एक्सपोजर. कैसे काम कर रहा है ये? रेडिएशन पेशेंट से पास करी, मतलब रेडिएशन पेशेंट से पास करके गई, डिटेक्टर ने रेडिएशन को मेज़र किया जितनी उसके पास पहुंच रही है. जब सफिशिएंट एक्सपोजर डिटेक्टर तक पहुंच गई तो एक्सपोजर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मेजरिंग रेडिएशन रीचिंग डिटेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेन फंक्शन ऑफ ग्रिड इन रेडियोग्राफी. रेडियोग्राफी के अंदर जो हम ग्रिड यूज़ कर रहे हैं उसका मेन फंक्शन क्या है? तो अगर मैं बात करूँ ग्रिड की तो जो ग्रिड है इट इज़ यूज टू रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन. स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस कर रही है और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये पेशेंट की डोज को इंक्रीज़ करती है, पेशेंट की डोज को बढ़ाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेनस्टम रेडिएशन इज प्रोड्यूस व्हेन. जैसा कि पता है रेडिएशन एक्सरेज की अगर मैं बात करूँ तो कैरेक्टरिस्टिक और ब्रेनस्टम एक्सरेज हो जाते हैं. तो जो ब्रेनस्टम रेडिएशन है वो कब प्रोड्यूस हो रही है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक फिलामेंट, इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट विथ न्यूक्लियस ऑफ टारगेट एटम, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स आर एब्जॉर्ब बाय द ग्रिड. तो ब्रेनस्टम की अगर मैं बात करूँ दैट मीन्स ब्रेकिंग रेडिएशन. ठीक है, इसका प्रोसेस क्या हो जाएगा? व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन अप्रोचेस न्यूक्लियस ऑफ टारगेट एटम, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो जाएगा ड्यू टू न्यूक्लियर अट्रैक्शन. तो एनर्जी लॉस्ट बाय इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड एज एक्सरे फोटोन विच प्रोड्यूसेस continuous X-ray spectrum and it is responsible for majority of diagnostic X-rays. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द हील इफेक्ट अकर्स ड्यू टू. जो हील इफेक्ट है वो किस वजह से हो रहा है? टारगेट एंगल, फिलामेंट हीटिंग, ट्यूब वोल्टेज या डिटेक्टर एफिशिएंसी. तो देखो जो एनोड हील इफेक्ट है इट इज़ बिकॉज ऑफ द एंगल्ड एनोड टारगेट. ठीक है, तो एक्सरेज जो कि इमिट हो रहे हैं टुवर्ड द एनोड साइड मस्ट पास थ्रू मोर टारगेट मटेरियल. तो सम एक्सरेज आर एब्जॉर्ब विथ इन द टारगेट. तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी लोअर ऑन एनोड साइड देन इंटेंसिटी हायर ऑन कैथोड साइड. दैट्स वाई हम क्या करेंगे, जो थिकर बॉडी पार्ट है उसको कैथोड साइड पे प्लेस करेंगे. ठीक है, मतलब कि इंटेंसिटी हायर कहाँ पे है? हायर लिख देती हूँ, इस वर्षा उसके अपोजिट में होगा. तो इंटेंसिटी कैथोड साइड पे हायर है ना, और एनोड साइड पे लोअर. दैट्स वाई हम थिकर पार्ट को कहाँ पे रखेंगे? कैथोड साइड पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लाइस थिकनेस इन सिटी अफेक्ट. जो स्लाइस थिकनेस है सिटी के अंदर वो क्या अफेक्ट करेगी? इमेज कॉन्ट्रास्ट, स्पेक्चर रिजोल्यूशन, इमेज नॉइज या फिर डिटेक्टर साइज. तो अगर मैं बात करूँ स्लाइस की थिकनेस की तो इट अफेक्ट सेवरल इमेजिंग प्रॉपर्टी. तो ये स्पेक्चर रिजोल्यूशन को अफेक्ट करेगी, इमेज नॉइज़ को अफेक्ट करेगी, पार्शियल वॉल्यूम अफेक्ट को, वो पार्शियल वॉल्यूम क्या होता है, पार्शियल वॉल्यूम अफेक्ट को भी, पार्शियल वॉल्यूम जो आर्टिफैक्ट होता है उसको भी अफेक्ट करेगी क्योंकि थिक स्लाइसेस मिक्स मल्टीपल टिश्यू तो रिड्यूस कर देगी, डिटेल्ड जो इवैल्यूएशन है वो रिड्यूस हो जाएगा. तो मेनली किसको अफेक्ट कर जाएगा? तो मेनली अगर मैं बात करूँ स्लाइस थिकनेस तो इट अफेक्ट स्पेक्चर रिजोल्यूशन. ठीक है, इमेज कॉन्ट्रास्ट मेनली केवीपी और टिश्यू एटेन्यूएशन पे डिपेंड करता है. नॉइज़ की अगर मैं बात करूँ तो नॉइज़ इंक्रीजेज विथ थिनर स्लाइसेस बट इट इज़ नॉट द मेन पैरामीटर कंट्रोल. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है
बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट अकर्स बिकॉज, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि लो एनर्जी फोटोन एब्जॉर्ब हो रही है, हाई एनर्जी फोटोन एब्जॉर्ब हो रही है, डिटेक्टर मेल फंक्शन या पेशेंट मोशन। तो देखो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट अकर बिकॉज लो एनर्जी फोटोन्स आर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। लो एनर्जी फोटोन एब्जॉर्ब हो रही है सबसे पहले, तो रिमेनिंग फोटोन्स है वो हाई एनर्जी है। ये क्या कर रहा है, एवरेज एनर्जी बढ़ा रहा है बीम का, मेकिंग इट हार्डर, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। और जो कॉमन सिटी आर्टिफैक्ट है जो कि बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट से के कारण हो रहे हैं, दैट इज कपिंग आर्टिफैक्ट, डार्क स्ट्रिक्स बिटवीन डेंस बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अकॉस्टिक इम्पिडेंस फार्मूला इज, अकॉस्टिक इम्पिडेंस का फार्मूला क्या है, तो अभी हमने ऊपर देखा अकॉस्टिक इम्पिडेंस का फार्मूला है डेंसिटी इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज इन, पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन पूछ रहा है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्मॉल एंडोक्राइन ग्लैंड है लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन, तो इट सिट्स इनसाइड अ डिप्रेशन इन द स्फेनॉइड बोन विथ, और वो उस डिप्रेशन को हम क्या बोल देते हैं, सेला टर्सिका, जो कि बहुत सारे हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हमें क्लियरली एमआरआई ब्रेन के अंदर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट साइनस इन स्कल, स्कल के अंदर सबसे बड़ा जो साइनस है वो कौन सा है, इथेमॉइड, फ्रंटल, मैक्सिलरी, स्फेनॉइड। तो जो मैक्सिलरी साइनस है, ठीक है, पैरानेजल साइनस है, इसमें से फ्रंटल फोरहेड, इथेमॉइड हो जाता है बिटवीन द आईज, मैक्सिलरी हो जाता है चिक एरिया जो है हमारा गाल वाला, स्फेनॉइड हो जाता है बिहाइंड द नेजल कैविटी। तो इनमें से सबसे जो लार्जेस्ट है वो कौन सा है, मैक्सिलरी साइनस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट बोन इन फेस, फेस की लार्जेस्ट बोन कौन सी है, तो फेशियल बोन्स 14 बोन्स होती है टोटल, टोटल 14 फेशियल बोन्स होती है, जिसमें से जो लार्जेस्ट बोन है वो कौन सी है, मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोमा या नेजल। तो जो लार्जेस्ट फेशियल बोन है वो कौन सी है, मैंडिबल, दैट इज लोअर जॉ, ठीक है। यही लार्जेस्ट भी है और यही स्ट्रॉन्गेस्ट भी है, ये लार्जेस्ट भी, लार्जेस्ट बोन भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन भी है, ओनली मूवेबल बोन भी है स्कल का, ठीक है, ओनली मूवेबल बोन भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कार्पल बोन्स आर, कार्पल बोन्स कितनी है, कार्पल बोन, रिस्ट बोन जो कि 8 है, जो कि 2 रोज में अरेंज होती है, दैट इज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। और कौन कौन सी होती है, SLTP अपॉन TTCH, ठीक है। एस का मतलब स्किफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रम, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हैमेट। तो ये प्रॉक्सिमल और ये डिस्टल रो में। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनियम, जेजुनम, इलियम। कोलोन इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलोन, रेक्टम, ठीक है। तो बोल रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, ड्यूडेनियम, जेजुनम या फिर इलियम। तो देखो ड्यूडेनियम की जो लेंथ होती है इट इज़ अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर, जेजुनम की अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स 2.5 मीटर, और इलियम होती है 3.5 मीटर। तो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट लोब ऑफ लिवर इज, लिवर का लार्जेस्ट लोब कौन सा है, तो लिवर के 4 लोब होते हैं, दैट इज राइट लोब, लेफ्ट लोब, कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। तो इनमें से जो लार्जेस्ट लोब है लिवर का वो है राइट लोब, दैट इज अबाउट 6 टाइम्स लार्जर देन, 6 टाइम्स लार्जर देन लेफ्ट लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लंग एपेक्स लाइज अप्रॉक्सीमेटली एट, जो लंग का एपेक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली कौन से वर्टिब्रे पे लाई करता है, T1, T2, C7 या T4। तो एपेक्स ऑफ द लंग एक्सटेंड्स अबव द क्लैविकल इनटू द नेक, तो ये इट रीचेस अप्रॉक्सीमेटली एट द लेवल ऑफ C7 वर्टिब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्टिब्रा प्रोमिनेंस इज, जो वर्टिब्रा प्रोमिनेंस है C5, C6, C7, T1। तो जो वर्टिब्रा प्रोमिनेंस है इट रेफर्स टू द 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। इसको हम प्रोमिनेंस कहते हैं क्योंकि इसके लॉन्ग एंड प्रोमिनेंट स्पाइनस प्रोसेस, बिकॉज इट हैज़
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंट्रल रे फॉर पी ए चेस्ट इज सेंटर्ड एट, तो पी चेस्ट पी ए पोजिशन के अंदर जो सेंट्रल रे है इट इज सेंटर्ड एट इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला, जस्ट T7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेडियोग्राफी एमएएस कंट्रोल, तो एमएएस क्या कंट्रोल करता है, एमएएस कंट्रोल करता है बीम की क्वांटिटी को, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टोटल नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स प्रोड्यूस, बीम क्वांटिटी, मतलब हाइयर एमएएस मोर फोटोन्स, डार्कर इमेज, लोअर एमएएस फ्यूअर फोटोन्स, लाइटर इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग केवीपी रिजल्ट इन, अगर हम केवीपी बढ़ाते हैं तो क्या होगा, पेनिट्रेशन बढ़ेगा, रिड्यूस एक्सपोजर, रिड्यूस स्कैटर, रिड्यूस बीम एनर्जी। तो अगर हम केवीपी बढ़ाते हैं तो बिल्कुल पेनिट्रेशन बढ़ेगा, बीम एनर्जी बढ़ेगी और इमेज कॉन्ट्रास्ट कम होगा। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन अमॉन्ग दिस, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन कौन सा है, थाइमस, स्प्लीन, टॉन्सिल या अपेंडिक्स। तो देखो जो स्प्लीन है इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि ब्लड को फिल्टर कर रहा है, ओल्ड आरबीसी को रिमूव करता है, लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है एंड इम्यून डिफेंस। ठीक है, लोकेटेड कहाँ पे होता है, ये लेफ्ट अपर एब्डोमेन बिटवीन 9 to 11 रिब्स। थाइमस इंपॉर्टेंट इम्यून ऑर्गन है बट स्मॉलर देन स्प्लीन, टॉन्सिल स्मॉल लिम्फेटिक टिश्यू ही है थ्रोट के अंदर, अपेंडिक्स कंटेन्स लिम्फॉइड टिश्यू बट वेरी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइल प्रोडक्शन, बाइल के प्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है, तो बाइल के प्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है, लीवर, और बाइल के स्टोरेज के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है, गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन मैट्रिक्स, बोन मैट्रिक्स का मेन कंपोनेंट कौन सा है, तो जो बोन मैट्रिक्स है वो दो मेन कंपोनेंट से मिलके बनी हुई होती है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट तो होता है अप्रॉक्सीमेटली 30% और ये होता है 70%। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर तो हो जाता है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, और जो इनऑर्गेनिक है दैट इज़ मेनली कैल्शियम फॉस्फेट, जो कि हार्डनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट ये मेजर मिनरल नहीं है, मेन टाइप 1 जो कोलाजन है वो इसमें ऑर्गेनिक में मिलता है, जो कि 90 to 95% यही प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिक का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन मैट्रिक्स इज कोलाजन। कैरेटिन की अगर मैं बात करूँ तो हेयर और नेल्स में मिलता है, इलास्टिन ये इलास्टिक टिश्यूज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, लंग की स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट क्या हो जाएगी, तो एल्व्यूलस इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग, जो कि गैस एक्सचेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और ह्यूमन लंग कंटेन ऑलमोस्ट 300 मिलियन एल्व्यूलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो द ओर्टा। ओर्टा क्या है, इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी विच अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। ठीक है, फंक्शन क्या हो जाता है इसका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मल एडल्ट हार्ट रेट, जो नॉर्मल एडल्ट हार्ट रेट है वो कितनी है, तो नॉर्मल एडल्ट हार्ट रेट की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर लेस देन 60 हो जाएगा तो हम ब्रेडिकार्डिया बोल देंगे उसको, और अगर मोर देन 100 हो जाएगा देन इट इज़ कॉल्ड टैकीकार्डिया। ठीक है, क्लियर है। तो आज की जो हमारी जो 300 MCQs का जो स्पेशल रिविज़न क्लास हमने चलाई है उसका आज पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, जल्दी पार्ट 2 लेके आएंगे और हर पार्ट में आपको 50-50 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और सारे स्टूडेंट्स एस्पायरेंट से जुड़ना ना भूलें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक पे क्लिक करो, कोर्स को एक्सप्लोर करो। ठीक है, और कोर्स को बाय करते वक्त आप प्रोमो कोड लगाओ कि रेडिएशन, तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।